Good morning, everyone. Welcome to Gurugram College, Panchbilam. Student, today we will be studying about Introduction to the Age. English literature में Introduction to the Age. Introduction to the Age English history की जो English history की एज है उसके बारे में स्टडी करेंगे. English history ages. So student, today discuss about इंग्लिश हिस्ट्री एजेस. तो इंग्लिश हिस्ट्री में जो भी एजेज हुई हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू द एज करें तो अपने बीए फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर फर्स्ट है इसमें एलिजाबेथन पीरियड के बारे में बताया गया है. इंग्लिश हिस्ट्री की जो एलिजाबेथन एज के बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया है. तो टुडे वी विल बी लर्न अबाउट एलिजाबेथन एज. तो एलिजाबेथन जो एज है वह 1558 टू 1603 तक है. 1558 टू 1603 सेंचुरी तक है. तो ये एलिजाबेथन एज या इंग्लिश हिस्ट्री की एज है 16th सेंचुरी से 16वीं शताब्दी से टू 17th सेंचुरी तक बताई गई है. एलिजाबेथन एज का जो मतलब इंट्रोडक्शन है तो एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है. इसको गोल्डन एज भी कहते हैं और इसको शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं. क्यों गोल्डन एज क्यों कहते हैं कि इसमें लिटरेरी मतलब साहित्य के बारे में ज़्यादा लिखा गया है. और गोल्डन एज के साथ साथ शेक्सपियरियन एज इसलिए कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर पोइट हैं, वो एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट पोइट हैं. तो इंग्लिश हिस्ट्री में एलिजाबेथन जो पीरियड है ये किन के नाम से बना है, तो ये क्वीन एलिजाबेथ के नाम से बना है. एक क्वीन है जिसका नाम एलिजाबेथ है. तो एलिजाबेथ जो क्वीन है शी इज़ अ वर्जिन क्वीन. वह एक मतलब शी इज़ डू नॉट मैरिड. तो फिर वह मतलब एक वर्जिन क्वीन है. और इनका जो जन्म शी इज़ बॉर्न इन 1533. तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1533 ईस्वी में हुआ है एडी में. और शी इज़ डेड ऑन द 1603. 1603 में इनकी मृत्यु हुई है. तो शी इज सेंटर थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. तो मतलब इन्होंने जो इंग्लैंड का थ्रोन है, मोनार्क है, जो इंग्लैंड का राष्ट्र मुकुट है, वह 1558 को संभाला है. मतलब इनका जो मोनार्क है वो 1558 से लेकर 1603 तक चलता है. तो 1558 से 1603 तक इन्होंने इंग्लैंड का मोनार्क अपना शासन रेन चलाया है. उसके बाद जो इनका जो रेन का एंड हुआ है तो इनकी डेथ के साथ ही हुआ है. तो स्टूडेंट, ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी यह मतलब लिटरेचर के प्रति बहुत ही अफेक्शनेट थी. मतलब स्नेह रखती थी लिटरेचर के प्रति. इन्हें बहुत ही शौक़ था लिटरेचर को लिखने का, सुनने का और देखने का. तभी इसलिए इनके काल में विलियम शेक्सपियर के द्वारा बहुत से ड्रामा लिखे गए हैं जिनको ये देखते थे. और उनका जो मतलब प्रेजेंटेशन होता था, जो दिखाया जाता था, वो भी एलिजाबेथन पीरियड में ही दिखाया जाता था. एलिजाबेथन पीरियड स्टार्टेड विद द असेंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट. तो ये क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट है जिसके साथ ही एलिजाबेथन एज का मतलब जन्म हुआ है. तो एलिजाबेथन एज जो जिसको एक्सटेंड किया गया है 1603 तक एक्सटेंड किया गया है. तो फिर ये लास्ट ऐसा मतलब रेन है जिसमें लोग जो मतलब ब्रेथ करते थे, जो मतलब खुली हवा में जीवन जीते थे. सम राइटर एक्सटेंड अप टू 1625. तो जैसे मान लो इनके बाद भी जो कई इनके प्रोमिनेंट पोइट थे, तो जो प्रोमिनेंट पोइट थे वह हैं विलियम
शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म जो हुआ है, विलियम शेक्सपियर 1564 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, और 1616 में इनकी मृत्यु हुई। तो विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मतलब लिटरेचर लिखी है वो एलिजाबेथन एज में ही लिखी है, ठीक है। तो एलिजाबेथन एज है सम राइटर एक्सटेंड टू, तो कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसको इस एज को एक्सटेंड किया है। तो इस एज को एक्सटेंड किया है 1603 से भी आगे एक्सटेंड किया है, तो वो है 1625 तक। 1625 मतलब 1603 से लेकर 1625 तक भी ये एज एक्सटेंड हुई है, क्योंकि जो 1603 तक मतलब एलिजाबेथन मोनार्क में जितने भी लिटरेचर से संबंधित जो भी कुछ लिखा गया है वह पब्लिशिंग हुआ था 1625 तक। तो इस तरह यह एलिजाबेथन पीरियड है। इस पीरियड को दो पॉइंटों के हिसाब से देखा जाता है, एक तो लिटरेरी डेवलपमेंट के हिसाब से, साहित्यिक विकास के हिसाब से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए शेक्सपियरियन पीरियड, तो यह शेक्सपियरियन पीरियड भी कहलाता है। व्यू ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट गोल्डन पीरियड भी कहलाता है। तो जब ये गोल्डन पीरियड कहलाता है तो इसकी शुरुआत 1579 से ये गोल्डन पीरियड कहलाना शुरू हुआ है। द पब्लिशिंग ऑफ एडमंड स्पेंसर, तो इसमें एक प्रोमिनेंट पोइट और है एडमंड स्पेंसर। दूसरे प्रोमिनेंट पोइट का नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जो है इन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे शेफर्ड कैलेंडर लिखा है, और द पीरियड ऑफ 1579 टू 1603 तक वाज ट्रूली गोल्डन पीरियड इन द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश हिस्ट्री जो काफ़ी बड़ी है, ओल्ड एज से लेके मिडिल एज के बाद मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज के अंदर ही ये एलिजाबेथन पीरियड रखा गया है 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, मतलब 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। तो इस एलिजाबेथन पीरियड में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि साहित्य के प्रति पूरा रुझान है, लिटरेचर के प्रति रुझान है, और लोग मतलब अपने आप को डेवलप करने में सहायक थे। तो इस पीरियड में और भी कुछ है जो अपने अगले बात करेंगे, द डेवलपमेंट पोइट्री इन द एलिजाबेथ पीरियड। तो सबसे पहले जो बात करते हैं अपने एलिजाबेथन एज में एक पोइट्री जो डेवलप्ड हुई है, जो विकसित हुई है, वो कैसी पोइट्री है? तो वो पोइट्री ज़्यादातर लिखी गई है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। एडमंड स्पेंसर है एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, इस एज का प्रतिनिधित्व पोइट जो कहलाता है वह एडमंड स्पेंसर कहलाता है, और इस एज का, और उन्होंने अपने वर्क के द्वारा बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया है एलिजाबेथन पीरियड लिटरेचर को, ठीक है। हाईएस्ट ग्लोरी दी है, हाईएस्ट ग्लोरी इन द एलिजाबेथन पीरियड बाय एडमंड स्पेंसर विद द इंग्लिश लिटरेचर कंट्रीब्यूशन एंड एक्चुअली वर्क ऑफ ट्रूली एंड हाईली थॉट्स। It was during the first period of Elizabethan period that the great deal of poetic activities। तो इस एलिजाबेथन पीरियड में पोइटिक एक्टिविटी ज़्यादा थी। एमिनेंट पीस ऑफ वर्स वाज प्रोड्यूस्ड, तो जो पब्लिक है वह बहुत ही लिटरेचर के प्रति उनका रुझान था। द बेस्ट पोइटिक कंट्रीब्यूशन मेड इंग्लिश लिटरेचर बिफोर दैट थॉमस सोवाल्की। तो थॉमस सोवाल्की के बाद सैकवाइल के बाद जो मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश पीरियड में वह एलिजाबेथन पीरियड में दिखाया गया है। जितने भी प्रोमिनेंट पोइट हैं, एडमंड स्पेंसर है, विलियम शेक्सपियर हैं, तो ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोइट भी कहलाते हैं। और एलिजाबेथन एज है, स्पेंसर एंजॉयड वेरियस पोइट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो स्पेंसर नाम का पोइट है, उसने बहुत सी कविताओं में कवि ऐसे उनके साथ कवि जुड़े हुए हैं जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और ही हैड फेस मैनी प्रॉब्लम एलिजाबेथन पीरियड में, मतलब कई सारी प्रॉब्लम भी आई है। फाउंड ओनली लीफ राइटिंग ऑन द फेरी क्वीन। तो एडमंड स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में उन प्रॉब्लम्स को सिद्ध किया है कि ये प्रॉब्लम्स सिद्ध हो सकती हैं। फेरी क्वीन एक लाइक चौसर कंटरबरी टेल्स एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन इज ए पीस ऑफ ओनली।
तो जो फेरी क्वीन है वो चौसर नाम का पोइट है मिडिल एज का, तो उसकी मतलब इपिक से, महाकाव्य से निकाली गई फेरी क्वीन एक ड्रामा है, छोटा पीस है, जो इटालियन और रोमांटिक इपिक के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, तो इपिक जो होते हैं वो महाकाव्य होते हैं। जैसे अपने इंडिया में इपिक जो है वो है रामायण एंड महाभारत। फिर स्पेंसर द पोइट ऑफ पोइट्स। तो अब अपने बात करते हैं कि स्पेंसर जो है, एडमंड स्पेंसर है पोइट्स ऑफ पोइट, मतलब कवियों का कवि कैसे बना। तो कॉल्ड इज पोइट्स ऑफ पोइट, ही वाज हैवी स्टोरी और पॉइंट ऑफ हिज क्रेडिट। तो वो मतलब जो स्पेंसर थे वो डिजर्व करते थे लिटरेचर को कंट्रीब्यूशन। ही वाज वंडरफुल मॉरल स्पिरिट, और उनकी जो मतलब स्पिरिट थी, जो मतलब उनका रुझान था वो नैतिक था। ही वाज स्प्लेंडर्ड पोइट्रिक पावर, तो उनमें जो मतलब एक गौरवित स्प्लेंडर्ड पावर, मतलब एक गौरवित ऐसी शक्ति थी। ही वाज फील्ड विद द नोबल मॉरल स्पिरिट, तो वह ही कॉल्ड। अब उनकी जो नोबल स्पिरिट थी, नैतिक तरीके से लिखना, नैतिक तरीके से पीपल्स को समझाना और पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्शन बताना फेरी क्वीन के द्वारा, तो ये सारे कारणों से उनको पोइट्स और पोइटस कहा जाता है, मतलब कवियों का कवि कहा जाता है। फिर है कंट्रीब्यूशन टू अदर पोइट्स। तो इस एज है जो एलिजाबेथन एज है, इसमें भी अन्य पोइट्स जो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन बताया गया है। जो ये जो पोइट हैं तो उनके जो नाम हैं जैसे वॉट एंड सरे, और अलग से जैसे सेटल, डैनियल और ड्राइडन, एस्ट्रोफिल, बहुत से ऐसे पोइट हैं जिन्होंने एलिजाबेथन पीरियड को डेवलप्ड किया है। फिर उसके बाद है लव पोइम्स। तो इसमें जो एलिजाबेथन पीरियड है इसमें लव पोइम्स भी लिखी गई हैं जो सोनेट टाइप की हैं। सोनेट 14 लाइन की एक छोटी कविता होती है। सोनेट इज ए 14 लाइन पोइम एट दैट टाइम स्पेशल टाइप ऑफ लिरिक। तो लव पोइम्स हैं वो स्पेशल लिरिक में भी लिखी गई हैं। एंड इस बोट इटली इंग्लैंड बाय द बोट एंड सरे। तो ये कहाँ से लाई गई हैं जो लिरिक हैं स्पेशल, जो लव पोइम है वो इटली में जो सरे और अर्ल के द्वारा लिखी गई थी उनको इमिनेट करके, मतलब उनका अनुकरण करके ही बनाई गई है। पोइटिक पोइम्स इंस्पायर्ड बाय द नेशनल थीम्स। तो जितनी भी एलिजाबेथन पीरियड में पोइम्स लिखी गई हैं, एलिजाबेथन पीरियड में जितनी भी पोइम्स लिखी गई हैं वो सारी क्या हैं, पोइटिक पोइम्स हैं। तो ऐसी मतलब काव्यात्मक कविताएं हैं जो कि इंस्पायर्ड बाय नेशनल थीम्स, जो कि मतलब राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं उनके ऊपर बनी हुई हैं। जैसे राष्ट्रीय मुद्दा जो पोइम्स एक्सप्रेस द पावरफुल पोइटिक फीलिंग्स ऑफ द आइटम्स ऑफ इंस्पायर्ड बाय द नेशनल थीम्स। सम ऑफ देयर आर विलियम वार्नर और सैम्यूल डेवियल्स। इन्होंने जो मतलब नेशनल थीम पर पोइम्स लिखी हैं बिटवीन टू हाउसेस ऑफ लेंस्टर एंड द यॉर्क। फिर इसके बाद ये मतलब पोइटिक जो पोइम्स हैं ये सारी इंस्पायर्ड बाय द नेशनल थीम, मतलब जितनी भी पोइटिक्स पोइम्स लिखी गई हैं वो नेशनल थीम से इंस्पायर्ड हैं। उन पोइम्स को लिखने में इन्होंने नेशनल मुद्दों को, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनको भी झलक दिखाई दी है। फिर इमरजेंस ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जो अपने ये एलिजाबेथन पीरियड जो है इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री भी लिखी गई है। मेटाफिजिकल पोइट्री उस पोइट्री को कहते हैं जो कि इस संसार से परे हो, पैरालौकिक जो मतलब पोइट्री होती है, कविताएं होती हैं जो इस संसार से थोड़ा सा सुपर में पावर में पोइट्री लिखी जाती है। इंस्पायर्ड न्यू काइंड ऑफ पोइट्री जो एलिजाबेथन पीरियड में लिखी गई है, माइस्ट्री मेटाफिजिकल पोइट्री है। वाज द इमर्जिंग ऑफ द पोएम्स कंपोज्ड बाय जॉन डन। तो जॉन डन नाम का एक पोइट है जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री ज़्यादा लिखी है। एलिजाबेथन पीरियड में जॉन डन नाम का एक पोइट है जिसने ज़्यादा मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी, तो उस पोइट का नाम है जॉन डन। तो जो मतलब जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री एलिजाबेथन पीरियड में ज़्यादा लिखी है उस पोइट का नाम है जॉन डन। तो जॉन डन ने काफ़ी सारी मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी है और रोट्स ऑफ सम सॉन्ग्स सोनेट्स। तो उस समय में कई सारे सॉन्ग और सोनेट्स भी लिखे गए हैं, मैगजीन्स भी लिखी गई हैं और मैरिज पोइम्स भी लिखी गई हैं और इलेजिस भी लिखी गई हैं।
तो उसके बाद स्टायर्स लिखे गए हैं, व्यंग्य भी लिखे गए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स। तो ये जो स्टायर्स होते हैं या सोनेट्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, और जो मैरिज पोइम्स होती है, लेजीज होती है, ये तभी लिखी जा सकती है जब एक पोइट के द्वारा जेन्युइन पोएटिक फीलिंग से एक्सप्रेशन किया जाए। फिर आता है ग्रोथ ऑफ द ड्रामा। तो ग्रोथ ऑफ द ड्रामा जो मतलब इस पीरियड में ड्रामा बहुत ज़्यादा लिखा गया है। तो जो इसके ड्रामा लिखने वाले रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं वो एक तो विलियम शेक्सपियर हैं और दूसरा है एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा ड्रामा लिखे हैं। एलिजाबेथन पीरियड में मतलब 1558 से लेकर 1603 या 1625 तक जितने भी विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं वो 154 सोनेट लिखे हैं। ज़्यादातर जो सोनेट मतलब राइट किए गए लिखे गए हैं वो ज़्यादातर एलिजाबेथन पीरियड में लिखे गए हैं, लेकिन जो पब्लिशिंग सोनेट हुए हैं वो 1625 तक हुए हैं। मतलब इस पीरियड की आगे वाली एज जो आने वाली एज है उसमें भी पब्लिशिंग उनके काफ़ी सारे सोनेट हुए हैं। और ये जो सोनेट है 10 देयर वाज ए temporary conflict between the humanistic following the classical tradition and the experimental satisfied national taste of the English poetic। मतलब इंग्लिश जो पब्लिक है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको शास्त्रीय ट्रेडिशन पर चलाने के लिए पोइटों ने कई सारी पोइम्स को लिखी है। और रोमांटिक ड्रामा भी लिखे हैं, रोमांटिक इलिस्ट्रेशन रोमांटिक ड्रामा, एलिजाबेथ पीरियड में रोमांटिक ड्रामा भी लिखे गए हैं। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड शेक्सपियर बिगन दी कैरियर ऑफ एज प्ले राइट। जब शेक्सपियर ने अपना कैरियर स्टार्ट किया प्ले राइट के रूप में तो शुरू में रोमांटिक ड्रामा उनके द्वारा लिखे गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रोमांटिक ड्रामा वाज अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड द पीरियड ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो एलिजाबेथन पीरियड है तो फिर इसमें जो ड्रामा लिखे गए हैं उसका जो द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल ड्रामा। तो जो क्लासिकल ड्रामा होता है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देयर वर थ्री मतलब टाइप ऑफ ड्रामा, 3 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल ड्रामा। तो मतलब क्लासिकल ड्रामा की तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। जैसे यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट, जो भी विषय दिया होता है उस ड्रामा में उसमें एक यूनिटी दिखाई जाती है, एंड टोन, और उस टोन को ध्यान में रखा जाता है। विच मेंट ए, जब यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड टोन को अपने देखते हैं पहले नंबर पे, तो इसमें क्या है कि विच मेंट ऑफ ट्रेजिडी वाज ट्रेजिडी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, नो ह्यूमरस एपिसोड। तो जितनी भी ट्रेजिडी जो मतलब क्लासिकल ड्रामा लिखे जाते हैं तो उनमें सब कुछ यही बताया जाता है कि उनके सब्जेक्ट और टोन को पूरी तरह ध्यान रखा जाता है कि वह जो ट्रेजिडिक ड्रामा है उसके एलिमेंट्स भी कंपोजिशन करते वक्त वैसे ही होने चाहिए जो यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट को दर्शाए और उसकी टोन को अच्छे से बता सके। फिर इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है क्लासिकल ड्रामा लिखने का वो है नो ड्रामेटिक एक्शन ऑफ एंड स्टेट। तो फिर इसमें क्या है कि नो एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। तो इंसिडेंट मतलब जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया। टॉकिंग प्लेस ऑफ द स्टेज वाई द बिगन टू बी ऑडियंस। तो मतलब जो ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ पे मतलब लोगों की आवाज़, ऑडियंस की आवाज़ नहीं पहुँचाई जाती जब भी इसका रिप्रेजेंट किया जाता है इस ड्रामा को। तो ये ध्यान रखा जाता है कि लोगों का जो कहना है, लोग जो कहते हैं वो इसमें नहीं बताया जाता। फिर आता है तीसरी यूनिट जो इसका प्रिंसिपल है 3 यूनिटी ऑफ टाइम। तो जो तीसरी प्रिंसिपल है क्लासिकल ड्रामा को वो है 3 यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो जो जब ड्रामा लिखते हैं उसमें टाइम का, समय का, प्लेस का, जगह का और एक्शन क्या क्या कुछ उसमें देना है, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। द एंट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्ले कॉन्फाइंड टू सिंगल डे। तो जो प्ले होता है उसको सिंगल डे के लिए स्टोरी चुनी जाती है। टू ए सिंगल सीन, एक सिंगल सीन बताने के लिए, सिंगल स्टोरी विद सब प्लॉट। तो जो सिंगल स्टोरी होती है तो उसमें उपकथानक भी बहुत सारे होते हैं, एनी काइंड ऑफ नरेशन जो कि वर्णन योग्य होते हैं। और इस तरह स्टूडेंट द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिक ड्रामा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब प्रिंसिपल जो 3 भागों में
बांटे गए हैं क्लासिक ड्रामा के। तो ये जितना भी है सारा ये इंग्लिश हिस्ट्री की एजेस 16 टू सेंचुरी में एलिजाबेथन एज के अंदर लिखा गया है। तो आई होप सो यू आर अंडरस्टैंड